संविधान को लेकर के, भारतीय संविधान संविधान के अंदर जो है 3 बातें मुख्यतः संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कही थी। उन बातों को लेके बहन जी से बात करेंगे। बहन जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी आप संविधान को लेकर के जो बाबा साहब ने एक मूल मंत्र दिया था हर भारतीय को, हर समुदाय के हर वर्ग के लोगों को, उस मूल मंत्र के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर देश का उज्जवल भविष्य चाहते हो तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा का मतलब होता है कि मानसिक रूप से शिक्षित बनो। डिग्रियां इकट्ठी कर लेने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता, क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपने डिग्री इकट्ठी कर ली और आप शिक्षित। जब तक आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं तब तक आप योग्य नहीं हो सकते, आप अशिक्षित ही हैं। और दूसरा उन्होंने कहा था संगठित रहो। जब हम संगठित नहीं होंगे, हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं होगी सोचने की, समझने की, तब तक हम संगठित नहीं रह सकते। जैसा आज हो रहा है, आज देश में क्या हो रहा है, सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। सत्ता के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा उन्होंने कहा था संघर्ष करो। संघर्ष करने का मतलब उनका था कि आप देश के उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ो, एक साथ मिलकर आगे बढ़ो। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं हो रहा। उनके पवित्र ग्रंथ या मैं कहूँ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। परमात्मा की बनाई मंदिर आज भूखा मर रहे हैं, और जो इंसान के हाथों से बने हुए मंदिर है उनकी आज पूजा हो रही है। देखिए, बात आती है लॉकडाउन की, जो अभी लॉकडाउन दूसरे स्तर का भी चला गया कोविड-19 को लेकर के। उस समय में दुर्भाग्य कहेंगे हम भारत की जनता का, जहां शराब के ठेके खुले हैं, मदिरालय खुले हैं, शिक्षा और धर्म के दोनों रास्ते बंद हैं, मंदिर बंद कर दिए गए, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर, अगर लॉकडाउन की मैं बात करूं तो लॉकडाउन के अंदर जब घर में कैद हो गए तो आप एक गरीब से पूछे। एक बार मुझे एक इंसान मिला था हनुमानगढ़ के अंदर, तो वो जब मैं वहां पे खड़ी हूं तो मैंने कहा बाबा जी कैसे हैं आप? तो वो बंदा रो दिया था, आंसू चल रहे थे उसकी आंखों में। मैंने पूछा क्या हुआ, आप बताइए। कि लॉकडाउन लगाए, हमारे घर में खाने के लिए रोटियां नहीं है, हम दर दर भटक रहे हैं। तो जिस देश में एक गरीब की ये हालात है, उन्हें खाने के लिए रोटियां नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए जिनके घर नहीं है, तो वो देश कैसे महान हो सकता है? देखिए, लॉकडाउन के दौरान एक बेटी, अगर यहाँ बात की जाए बेटी की, तो क्योंकि आप भी एक भारत की बेटी है और बड़ी साहसी बेटी है, एक बेटी अपने पिता को साइकिल पे बिठा करके ले गई, जहाँ की मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। उस समय वो लोग नंगे पाँव, बगैर किसी किराए के, बगैर किसी साधन के, नंगे पाँव जा रहे थे, और एक बेटी अपने पिता को साइकिल पर बिठा करके दूसरे स्टेट में ले जाती है। उस साहसी बेटी के लिए आप क्या कहेंगे? सर, बेटियां साहसी हैं देश के अंदर, लेकिन उनको आगे आने की ज़रूरत है। और जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं वो एक नहीं है, ऐसी कदम कदम पे ऐसी बेटियां हैं जो साहसी है और संघर्ष करके आगे बढ़ रही है। और देश में सरासर अन्याय हो रहा है उनके साथ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया, देश के अंदर काफ़ी प्रचलित है, हर जगह जगह गाड़ियों पे लिखा गया है। क्या बेटियां शिक्षा पाने में समर्थ है, बेटियां सुरक्षित है? आप बताएं। सर, बेटियां की कैसी सुरक्षा चल रही है, तो आप लोग कवरेज सब जगह से करते हो, तो आपको भी पता होगा कि आज हमारे देश की बेटियों को कदम कदम पे खतरा है सर। हर कहीं कितने सारे बलात्कार के केसेस, कहीं क्या घटना हो जाती है, कहीं क्या घटना हो जाती है। तो सर, ये बात है बेटी बचाओ। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नारा दिया था, 7 साल हो गए वो नारा दिए हुए। सर, अब तक तो हमारे देश की बेटियों को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जानी चाहिए थी, सबसे ज़्यादा फ्रीली वो घूम पाती। और सर, रही बात आप शिक्षा की करते हो, तो सर 2 साल से तो हमारे बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, स्कूल बंद हैं, तो हम काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं। सर, मैं अपने आप से भी लगाती हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी अपने आप से लगा पा रही हूँ कि पिछले 2 साल से मैं काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर पा रही हूँ। ऑनलाइन हो रहा है, स्कूल बंद है। तो सर, ये तो हो गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात। तो सर, ये तो किसी भी नारे पे खड़े नहीं उतर रहा जो इंसान, उसकी तो क्या ही बात। ऑनलाइन शिक्षा की बात की जाती है, तो क्या एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, एक सब्जी की रेहड़ी लगाने वाला या रिक्शा चलाने वाला एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रख सकता, और फिर किसी न किसी कारणवश वो अगर ब्याज पे
या किस्तों पे ले भी लेता है तो उससे साइबर क्राइम को बढ़ावा मिला है। उनके बैंक में अकाउंट के अंदर अगर 1 रुपया भी है तो वो भी साइबर क्रिमिनल निकाल लेते हैं। ये कैसी शिक्षा नीति है, कैसे मतलब डिजिटल एजुकेशन है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नारा डिजिटल इंडिया की नई मुहिम लगाई थी। सर कोई चीज़ मुहिम चालू करने से कुछ नहीं होता, पहले आप उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आपको उसकी सिक्योरिटी की हैंडल करनी चाहिए। और सर रही बात जिस इंसान के पास 2 वक्त खाना खाने का भी पैसा नहीं है, वो एक एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदता है और फिर ये जो क्राइम बढ़ता है, डिजिटल क्राइम बढ़ता है, तो सर ये तो सरासर वो सरकार की लापरवाही है कि वो इतना सिक्योर नहीं बना पा रहे चीज़ों को कि वो उनकी सिक्योरिटी कर पाएँ। और रही बात सर ऑनलाइन शिक्षा की और सरकारी स्कूलों की, तो सर आज हमारे देश में सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग पढ़ाई करवाई जाती है। प्राइवेट स्कूलों में अलग किताबें होती हैं, सरकारी स्कूलों में अलग किताबें होती हैं। सर क्यों होता है ये काम? मैं पूछती हूँ कि जब हमारे संविधान में, हमारे पवित्र ग्रंथ में ये लिखा गया है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम देश के नागरिक, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, हम सब एक समान हैं, हमें समानता का अधिकार है, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे अलग क्यों पढ़ाई करते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अलग क्यों पढ़ाई करते हैं? प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो अच्छे से पढ़ रहे हैं भाई, अमीर लोगों के बच्चे हैं भाई, वो आराम से पढ़ रहे हैं। और सरकारी स्कूलों में बच्चे आज वो सिर्फ एक दलिया खाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है वहाँ पे। तो सर मैं तो आप लोग ज़्यादा भली भांति जागरूक हैं कि आज हमारे देश में हो क्या रहा है। सर देखिए, आ जाती है बात आज़ादी में खतरे की। खतरा, आज खतरा 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 हर जगह खतरा है। शिक्षा को खतरा है, नारी सुरक्षा को खतरा है, अध्यापक को खतरा है, वकील को खतरा है, आंगनवाड़ी वर्कर को खतरा है, पीटीआई टीचरों को खतरा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। आज हम हमारी पढ़ी लिखी शिक्षित बहनों से पूछना चाहेंगे कि आज के दिन क्या खतरे में है, वास्तविकता क्या है, वो आप बताएं। क्या देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है या नहीं? सर आज देश का संविधान खतरे में है। जब आप बात कर रहे हैं कि टीचर खतरे में है, सब कुछ खतरे में, सर अगर मैं बात करूं नेता लोगों की, तो इनको सिक्योरिटी चाहिए, कदम कदम पे सिक्योरिटी चाहिए। किस लिए? अगर इनको मरने का डर है तो क्यों आए राजनीति में? क्या ज़रूरत थी? अपना आराम से घर में रहते, आराम से करते, अपना खाना पीना करते, आराम से घर पे बैठते। एक आम लोग हैं, जो आम जनता है वो तो बर्बाद नहीं होती। आज तो आम लोग बर्बाद हो रहे हैं और वो सिर्फ नेताओं की तानाशाही से। और नेता लोग हर महीने इनको सिक्योरिटी मिलती है, वो अलग बात कहूँ, लेकिन इनको बिजली, पानी, चिकित्सा, आवास सब कुछ फ्री में मिलता है, फिर भी इनको हर महीने 2.5, 5 लाख रुपए चाहिए। और एक गरीब है, उसके पास एक वक्त का खाना 10 रुपए भी नहीं है। तो वो तो आप देख लीजिए कि कौन खतरे में है। आज चुनाव का माहौल गर्मा गर्मी में है और ऐलनाबाद जो है चुनाव 2-3 दिन बाद होने वाले हैं। और लेकिन आज एक बात आ जाती है, उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? आज देश के अंदर वो चीज़ें लागू होनी चाहिए या नहीं कि देश के अंदर जो उम्मीदवार हो किसी भी पार्टी से, मैं पार्टी विशेष की बात नहीं करता, उम्मीदवार साफ स्वच्छ छवि का व्यक्ति होना चाहिए, जिस पे कोई मुकदमा ना होना चाहिए, सज़ा ना होनी चाहिए। लेकिन आज अगर बात करें तो केंद्र में जो सरकार बैठी है उसमें रेपिस्ट MLAs MPs हैं। उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, वो बात करना चाहेंगे बहन जी से। सर हमारी पार्टी भारतीय संत मत पार्टी, और भारतीय संत मत पार्टी का उद्देश्य ही ये है कि सत्य धर्म का राज स्थापित किया जाए। सत्य धर्म का राज यानी कि जिस देश में किसी तरह का कोई गरीब ना रहे, कोई दुखी ना रहे, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, उसको मौलिक अधिकार मिल सके, उनकी अपनी स्वतंत्रता है वो ना छीनी जाए। तो राजधर्म का मतलब तानाशाही नहीं होता। राजधर्म का मतलब वो होता है जिसमें शीलता, शांति, संतोष, भाईचारा हो, नम्रता हो। और हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि देश है उसमें शांति और अमन चैन रहे। एक सवाल मेरे दिमाग में, जहन में घूम रहा है कि आज ऐसे ऐसे नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी व्यक्ति विशेष का, जिनके शराब के ठेके चलते हैं, जिनके शराब के बड़े बड़े कारोबारी हैं, वो उम्मीदवार है और वो बात करते हैं शिक्षा, सुरक्षा, सहयोग और भाईचारे की भावना की। क्या ऐसे लोग देश में
सेवा, सुरक्षा और सहयोग, भाईचारा स्थापित कर पाएंगे? ऐसे ऐसे देश में जो शासन चला रहे हैं और सत्ता पर बैठे हैं, तभी तो देश की हालात ये है। आज गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, आज युवा दर दर भटक रहा है रोजगार के लिए। किस लिए? क्योंकि हमारी सत्ता पर ऐसे नेता बैठे हैं जिनको सिर्फ अपनी सत्ता का लालच है, अपनी कुर्सी का लालच है। उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता भूख मर रही है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। जो अन्याय बढ़ रहे हैं वो इन्हीं की बदौलत देश आज चिल्ला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी खास मुलाकात यहाँ भारतीय संत मत पार्टी के पदाधिकारियों से, जो उच्चाधिकारी हैं, उनसे हुई। और आज यही वो ताकत, वो हथियार है सत्ता में शिक्षा, सुरक्षा और सहयोग की भावना बनाने का। शिक्षा, इन शिक्षितों को मौका दिया जाए, इन शिक्षितों को आगे बढ़ने का सहयोग किया जाए, ताकि ये सत्ता में आकर देश समाज को सुरक्षित कर सके और बहनों का मान सम्मान बढ़ाया जाके हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सके, रोजगार और शिक्षा की तरफ ध्यान हो। जय हिंद, वंदे मातरम।